गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर मैं आपके सामने आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। पढ़ाने से पहले मैंने कल भी एक बात कही थी कि जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है उसको कई बार आप सुन लो, तो कई बार सुनने से आपको समझ में आएगा और समझ में आने के बाद उसका अपने आप नोट्स बनाने की आप प्रैक्टिस करो। मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा यहाँ पर, और कई बार सुनने से आपके कंसेप्ट जो है उसमें क्लियर होंगे। दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाह रहा था कि इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी इधर छुट्टियों में रोज़ एक वीडियो डालने की, तो आपको प्रॉपरली समय पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो कोई वीडियो जो है मिस नहीं होगा। क्योंकि फिजिक्स में जो है कनेक्टेड चीज़ें रहती हैं आपस की, इसलिए मेरा सुझाव होगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। कल हमने पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी, 2 मिनट में उसका रिकैप कर देता हूँ। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है, वैद्युतिकी शब्द जहाँ पर भी आएगा तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ आवेश से संबंधित है। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है कि ऐसा आवेश जो आपका रुका हुआ है। तो हम इस पार्ट में ये पढ़ रहे हैं कि रुके हुए आवेश के क्या क्या प्रभाव होते हैं। फिर मैंने बताया था आवेश क्या होता है। तो आवेश एक गुण होता है जिसके कारण एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, जैसे द्रव्यमान एक गुण होता है। फिर आवेशों के गुण पढ़े थे हमने। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पहले पढ़ेंगे आवेशित करने की क्या क्या विधियां होती हैं, कितने तरीके से हम किसी चीज़ को आवेशित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल है, उस बल का मान जो है हम वो किस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आज है आवेशन की विधियां। आवेशन, मेथड ऑफ चार्जिंग कहेंगे इसे। आवेशन की विधियां, कितने तरीके से आप किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आवेशित करने की जो विधियां हैं, 3 विधियां हैं हमारे पास आवेशित करने की। जो उसमें से पहली विधियां हैं, इसको कहते हैं घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा, या इसको इंग्लिश में कह देंगे बाई फ्रिक्शन। और ये सबसे पुराना मेथड था जिसके द्वारा हमें जो है आवेशन का पता भी चला। तो इस विधि में क्या है, मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरीके पढ़ाई के वीडियो में इस तरीके से देखने का नहीं होता है। जो कोई फॉर्मूला डेरिवेशन होगा उस समय फॉर्मूला डेरिवेशन के स्टेप देखना, लेकिन इस समय समझा रहा हूँ तो समझाते समय बिल्कुल मेरे बोलने पर ध्यान देना आप। घर्षण द्वारा पहला मेथड है कि घर्षण द्वारा हम वस्तुओं को जो है आवेशित कर सकते हैं। तो इसमें जो है किस तरीके से हम आवेशित करते हैं, मैं एक एग्जांपल से तुम्हें बताता हूं कि जैसे मान लिया जाए ये ए है और ये बी है, 2 वस्तु हैं। इसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। तो इसके पास टोटल आवेश, इसके पास भी 0 है, इसके पास 15 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो प्रारंभ में इसके पास भी आवेश 0 है और इसके पास भी आवेश आपका कितना है, 0 है। अब हमने इन दोनों को आपस में रगड़ा, इन दोनों को आपस में रगड़ा। तो रगड़ने से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने से जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, मतलब ऊर्जा आ जाती है उनके पास, और वो एक बॉडी से बी में दूसरे में चले जाते हैं। तो मान लिया जाए कि आपके 5 इलेक्ट्रॉन ए से बी में चले गए, तो घर्षण के बाद क्या हो जाएगा ए में कि प्रोटॉन तो 10 ही रहे, लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और बी में क्या हो जाएंगे, आपके प्रोटॉन तो 15 रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो ये ऋण आवेशित हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। तो इसमें जो ये आपका जो ये उत्पन्न हो रहा है, ये आवेशित हो रहे हैं, ये घर्षण के कारण हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं घर्षण वैद्युतिकी। कभी कभी प्रश्न आता है कि घर्षण वैद्युतिकी क्या होता है, तो हम उसमें एक यहाँ पर बताते हैं कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से कौन ट्रांसफर हुआ, दिख रहा होगा तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। याद रखना, प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता आवेशन में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रोल होता है, वो एक वस्तु से दूसरे में जाते हैं। तो जब वो एक वस्तु से दूसरे में जाते हैं तो जिसमें जाते हैं भाई इलेक्ट्रॉन के पास कैसा आवेश है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो जहां जाएगा वो नेगेटिविटी ले बनाएगा,
और प्रोटॉन पर जहाँ से जाएगा वहाँ पर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पर वो कैसा हो जाएगा, धन आवेशित। तो ये ऋण आवेशित और ये धन आवेशित हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा 1 नंबर का, जो कंपटीशन में आता है कि क्या घर्षण के द्वारा जब हमारा आवेशन की प्रक्रिया होती है तो वस्तुओं के मास चेंज होता है या नहीं होता है, ये कि इनके द्रव्यमान में कोई अंतर आएगा या नहीं आएगा। ये कंपटीशन में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें भी है। तो ये मैं तुम लोग के लिए जो है क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि ये आपको बताना है कि क्या ए या बी में जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो उनमें जो है द्रव्यमान में भी अंतर पड़ा या नहीं। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा जो विधि है वो है चालन द्वारा। चालन द्वारा, चालन द्वारा को क्या कहते हैं, बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें मान लिया जाए क्या है कि ये कोई आवेशित वस्तु है। कैसा आवेश है, इसमें धनावेश है। ठीक है, ये कोई अनावेशित वस्तु है, दोनों चालक हैं इस समय, तो दोनों चालक हैं तो इस पर कोई आवेश नहीं है। तो अब ये दोनों कनेक्ट हैं आपस में, ये दोनों क्या हैं, कनेक्ट हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो ये धनात्मक आवेश है वो इसमें भी बढ़ जाएगा, आपका धनात्मक आवेश इसमें बढ़ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि धनात्मक आवेश इसमें जाने का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन यहाँ चले जाएंगे, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। होगा क्या कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर को आ जाएंगे, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इसका धनावेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसका धनावेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ गए तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका धन आवेशित हो जाएगा। तो हुआ क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन चले, इसमें इलेक्ट्रॉन चले, कहाँ से कहाँ चले, इधर से इधर चले, तो शब्द क्या आया, चालन द्वारा। तो इस विधि से भी क्या होता है, वस्तुएं एक दूसरे से क्या होती हैं, आवेशित होती हैं। अब कितना कितना आवेश आएगा वो जब हम संधारित्र वाला पाठ पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि कितना कितना आवेश आएगा। हाँ, अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि अगर दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी होंगी, तो जैसे इसमें अगर मान लीजिए Q आवेश है और आपने टच करा दिया तो दोनों में आवेश कितना हो जाएगा, Q/2 और Q/2। लेकिन ये तभी होता है जब आपके दोनों जो आवेश हैं, दोनों वस्तुएं हैं जो बराबर हैं। जैसे इसको एक उदाहरण से भी आप समझ लो कि मान लिया जाए कि आपके संग कोई कक्षा 3 का बच्चा जा रहा है और आप कक्षा 12 के बच्चे हैं, और मान लिया जाए कि सपोज कीजिए दोनों जा रहे हैं और अब मिल के आपको 100 रुपये मिल गए कहीं पे, उदाहरण के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। तो 100 रुपये मिले हैं और वो मिले हैं फ्री के मिले हैं, ना तो आपकी मेहनत है ना बच्चे की मेहनत है, मिले दोनों को हैं इकट्ठा। तो आप क्या करेंगे, उसको 10-20 रुपये दे देंगे क्योंकि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बड़े हो। लेकिन मान लिया जाए कि अगर 2 12th के ही बच्चे हैं और 2 12th के ही बच्चे हैं तो क्या होगा, 100 रुपये मिले तो वो 50 से कम में नहीं मानेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपये उसको देने पड़ेंगे, 50 रुपये आपको आपके पास रहेंगे। तो इसका मतलब है कि बराबर बराबर कब बटेगा, जब दोनों का साइज कैसा होगा, सेम होता है। तो इसको हम संधारित्र में दोबारा पढ़ेंगे इसको। अभी मैंने तुम्हें बता दिया दूसरे विधि, चालन विधि। इस विधि में जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे के संपर्क में लाया जाता है या दोनों वस्तुएं जो है मतलब संपर्क में लाया जाता है, तो संपर्क में लाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाते हैं, तो इसके द्वारा वस्तु आवेशित हो जाती है, जिसको चालन कहते हैं। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा, इसको कहते हैं बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन। अब इस विधि में क्या होता है, पहले प्रेरण मतलब समझ लो। तो प्रेरण मतलब क्या होता है, प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरित करने का मतलब है जैसे आप अपने भाई को पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे, तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप उसको मोटिवेट करेंगे। तो प्रेरित का मतलब होता है कि जो सीधे सीधे रियल कॉज नहीं है वहां पर, मतलब सीधे सीधे वो कारण उस पर नहीं लग रहा, उसकी उपस्थिति, जैसे तुम्हारी उपस्थिति में भाई पढ़ रहा है या तुमको पढ़ते हुए देख के वो पढ़ रहा है, या तुमने एक मुहावरा सुना होगा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो उसमें भी प्रेरित मतलब जो शब्द आ रहा है प्रेरित आ रहा है, मतलब किसी को देख के प्रेरणा लेना, उसी के जैसा बनना। तो यहाँ पर भी यही है। तो प्रेरण में क्या होता है कि जैसे हम कोई एक वस्तु ले आए, आवेशित वस्तु, ये वस्तु आवेशित वस्तु कैसी है, धनात्मक है। इसके पास हमने ये कोई दूसरी वस्तु रख दी जिसपे कोई आवेश नहीं है, तो ये धन आवेश है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपने पास ले आएगा। तो इस साइड यहाँ पर माइनस का आवेश आ जाएगा और इस साइड यहाँ पर कैसा आवेश आ जाएगा,
धन आवेश आ जाएगा। तो इसने कोई संपर्क नहीं करा इससे, केवल इसके बगल में आके खड़ी हो गई है। तो इसके यहाँ पर प्रेजेंस से, इसकी यहाँ पर उपस्थिति से ये भी क्या आवेशित हो गया। तो इस प्रकार से जो आवेशित होते हैं उसको कहते हैं प्रेरण द्वारा। अब एक एनसीईआरटी में उदाहरण भी है कि भाई आपके पास जो एक गोला है, ये गोला है एक बी, आपको इसको जो है मान लीजिए इसको ऋण आवेशित, मतलब इसको ऋण आवेशित करना है या धन आवेशित करना है, जैसे भी करना है, तो आप क्या प्रेरण द्वारा कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक धन आवेशित ले आएंगे इसके नज़दीक। धन आवेशित लाने से क्या होगा, इस साइड तो कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आवेश, और इस साइड कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये आवेशित हुआ, लेकिन अभी ये न्यूट्रल है। तो अब हम इसकी क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग के बेटा ऐसे समझ लो, अर्थिंग का मतलब इस तरीके से समझ लो कि जैसे हम कहीं पर भी पानी होता है तो उसको डाउन करके नीचे को डाल देते हैं तो सारा पानी वहाँ चले जाता है। तो अर्थिंग में जब भी कोई बॉडी कनेक्टेड होती है तो जितना भी चार्ज होता है वो वहाँ से हट जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है अर्थिंग के कारण हट जाएगा, और अर्थिंग के कारण हट जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का आएगा। लेकिन फिर वही बात जो मैंने तुम्हें ऊपर बताई यहाँ पर कि ये प्लस का आवेश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लस का आवेश यहाँ से यहाँ चले गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में यहाँ से चले और उसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट गया, तो अब इसके पास केवल कैसा रहा, माइनस आवेश रहा, और फिर हम इसको हटा देंगे तो हमारी वस्तु कैसी बन जाएगी, ऋण आवेशित। तो ये उदाहरण भी है एनसीईआरटी में, उदाहरण जो एक्सरसाइज है उसमें है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया अभी कि आवेशन की 3 विधियां होती है, घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा और प्रेरण के द्वारा। प्रेरण के द्वारा में ये ध्यान रखना कि अगर धातु का मामला है, दोनों धातु हैं, तो जो ये आवेश आपका प्रेरित द्वारा उत्पन्न होगा वो उतना ही होगा जितना इस वस्तु में है। बाकी में ऐसा नहीं होता। बाकी में मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर, ये हम पढ़ेंगे बाद में, बाकी इस पर डिपेंड करता है कि वो निर्भर करता है कि उनका आकार कैसा है। अगर आइडेंटिकल है तब आधा आधा होगा, और इसमें भी बराबर होता है। घर्षण में जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एक में पॉजिटिव आएगा और एक में नेगेटिव आएगा। यहीं पर मैं तुम्हें एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता देता हूँ, न्यूमेरिकल है, मेरे ख्याल से 1.12 है या इसी के आसपास है, 12वां न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल में उसने ये कहा है कि आपने इसको इसके संग रगड़ा, इसके संग जब आपने रगड़ा तो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इस पर ऋणात्मक आवेश आ गया, और आप कह रहे हैं कि आवेश तो उत्पन्न होता नहीं है। तो यहाँ आप कह रहे हैं आवेश उत्पन्न हो गया, तो क्या ये ऊर्जा आवेश संरक्षण के नियम को गलत नहीं कर रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये आवेश संरक्षण के नियम को गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना ऋणात्मक आवेश यहाँ पर आया है उतना ही धनात्मक आवेश दूसरे में आया है। तो पहले भी कुल आवेश शून्य था, बाद में भी कुल आवेश देखा जाएगा, तो कुल आवेश बाद में भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इस तरीके से तुम्हारे एक क्वेश्चन का ये आंसर भी यहाँ पर मिल जाएगा। ये मैंने आपको सोचने के लिए दे रखा है कि जब हम घर्षण द्वारा विद्युत उत्पन्न करते हैं, आवेशन करते हैं, तो क्या वस्तुओं के द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है अथवा नहीं। ये आप अपने आप सोच के मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। तो ये 3 विधियाँ हमारी थी जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। अब ये हमें पता है, ये बहुत पहले से ही पता होता है कि चुंबक के केस में जो है समान ध्रुव जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। समान का मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम, सबसे पहले कोई भी नियम आता है तो सबसे पहले, या मशीन आती है या कोई यंत्र आता है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन होता है उसको जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपकी समझ में क्या आना चाहिए कि भाई इस यंत्र का या इस नियम का क्या उपयोग है, क्यों पढ़ रहे हैं। नहीं, क्योंकि फिर उसमें बात, क्योंकि क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम में तो और भी बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर ये भी आएगा क्यों पढ़ रहे हैं। तो पढ़ तो हर कोई रहा है, ज्ञान को अर्जन करने के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए पढ़ रहा है। खैर अभी हम बता रहे हैं कूलाम का नियम क्यों पढ़ रहा है। तो हमें जब पता है कि भाई जो 2 आवेश हैं Q1 Q2, बीच की दूरी कितनी है, R, तो हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है। अगर समान होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो प्रतिकर्षण, और नहीं तो आकर्षण बल लगेगा। तो हमें ये नियम ये बताता है कि उस बल के लगने का मान कितना होगा, और ये बिल्कुल मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं, दोनों नियम एक जैसे हैं।
तो यहाँ पर जो है आप पहली लाइन लिखेंगे, कूलाम का नियम घर में जब नोट्स बनाएंगे तो पहली लाइन क्या लिखेंगे, मैं जब बता रहा हूँ तो वही लिखना है कि इस नियम का उपयोग दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक हो गया। अब इस नियम के अनुसार, अब ये याद नहीं करना, रटना नहीं है। जब हम लोग ने पढ़ा था तो हमको भी किसी अच्छे गुरुजी ने समझाया था, फिजिक्स में कभी नहीं रटा जाता है। अब इस नियम के अनुसार जो बल का मान होगा कितना लगेगा, तो बल लग क्यों रहा है, क्योंकि आवेश है, तो इसके भी अनुक्रमानुपाती, इसके भी अनुक्रमानुपाती। बड़े आवेश होंगे तो ज़्यादा लगेगा, कम आवेश होंगे तो कम लगेगा। जैसे हमें गुरुत्वीय बल पृथ्वी का अनुभव होता, बाकी अनुभव नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो लगने वाला बल होगा वो इसके भी अनुक्रमानुपाती और इसके भी अनुक्रमानुपाती। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये दोनों के। और दूरी, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो कोई भी प्रभाव कम होता है। कोई भी, जैसे हम लोग घर से दूर होते हैं तो हमारे माँ बाप का थोड़ा प्रभाव कम पड़ता है हम पर, तो दूरी के संग हमेशा प्रभाव घटता है। तो दूरी के क्या होते हैं, वर्ग के व्यतकर्मानुपाती होता है। अब यहां से लिखना शुरू करना, जैसे मैंने तुम्हें बताया, पहली लाइन क्या लिखोगे, इस नियम का उपयोग दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ये लिखोगे। फिर यहां से इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती होता है, वो यहां लिख दोगे। फिर उसके बाद ये नीचे चित्र बनाओगे, माना दो आवेश ये हैं तो सूत्र ये है, तो अब दोनों को मिला दीजिए क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही बनेगा। तो Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, R²। अब ये जो बल है आपका वो इन पे तो निर्भर करता है, इसके संग माध्यम पे भी निर्भर करता है कि माध्यम कौन सा है। तो माध्यम को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एक नियतांक लाते हैं, ये नियतांक लाते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो आपका कूलाम का नियम क्या नियम बन गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये बॉक्स में आ गया आपको। अब इसमें नई चीज़ क्या है, बल तो 11th में पढ़ रखा है, दूरी तो 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, आवेश हमने पढ़ लिया है, 4π कांस्टेंट है। अब नई चीज़ है ε0, तो थोड़ा इसकी हम परिभाषा देंगे। तो ε0 जो है ये क्या है, एक नियतांक है। समझो जरा सा इसे, ये किस पर निर्भर करता है, माध्यम पे, क्योंकि लगने वाला बल माध्यम पे भी निर्भर करता है, इसलिए माध्यम का भी प्रतिनिधि हमें फॉर्मूले में लाना होता है। तो इसको कहते हैं परमिटिविटी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको कहते हैं विद्युतशीलता। अभी एक ऐसी चुंबक में भी आएगा, और इसका जो मान होता है वो होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या आएगी जरा सोच के बताओ। इसको यहाँ ले जाएंगे, ε0 को यहाँ ले जाएंगे तो F नीचे आएगा। तो ऊपर क्या है, कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर, नीचे क्या है, एक न्यूटन आ गया पर न्यूटन, और नीचे क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। ये इसका मान होता है कूलाम स्क्वायर ये। तो जब हम इसका मान यहाँ पर रख देते हैं तो ये आ जाता है 1/4πε0 का मान आ जाता है 9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ रख दीजिए इसको। तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये आपका एक बन गया फॉर्मूला जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों आवेशों के मान रखेंगे और बीच की दूरी रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों के बीच पर लगने वाला बल। तो इसकी सहायता से हम दोनों के बीच में लगने वाले बल का गणना कर सकते हैं। लेकिन ये सूत्र कब लगेगा, जब आपका निर्वात हो। निर्वात पता है ना, क्योंकि ये निर्वात के लिए है मान इसका। निर्वात का मतलब है जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होती है, इवन हवा भी नहीं होता है। लेकिन निर्वात और हवा के मान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो निर्वात अथवा हवा, एयर, उसमें जब रखें तब ये लगेगा। लेकिन किसी और माध्यम में रखे होंगे तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा ये वाला। फिर हम किसी माध्यम में रखें तो फिर हम F तो निकालेंगे 1/4πε0 आएगा यहाँ पर, उस माध्यम का आएगा। विद्युतशीलता उस माध्यम की आएगी Q1 Q2 अपॉन R²। ये लगेगा सूत्र, क्योंकि अब माध्यम बदल गया आपका, पहले हवा था तो इसलिए ε0 रखा, यहाँ पर ε आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ε जो होता है, ε क्या बताया मैंने, ε क्या हो गया, माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता
शीलता, और एप्सिलॉन 0 किसकी है? निर्वात की। ठीक, तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होगी इसकी, इसके सापेक्ष, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये इसको हम कहते हैं के को कहते हैं परावैद्युतांक नियतांक, परावैद्युतांक नियतांक, ये या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि एप्सिलॉन m की जगह हम क्या रख सकते हैं? के एप्सिलॉन 0 रख सकते हैं। तो हमारा माध्यम के लिए क्या बल बन जाए, सूत्र बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m था, तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 और के लग दिया हमने यहाँ पे, और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R²। तो ये फॉर्मूला कब बन जाएगा? जब किसी माध्यम में रखे हो। माध्यम का मतलब जैसे तेल में रखा है, पानी में रखा है, तो ये माध्यम में आ जाएगा। अब कई बार यहाँ पर फिर एक प्रश्न आ जाता है, यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि जो आपकी परावैद्युतांक नियतांक है या जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको बल के पदों पर आप, एक तो इसकी परिभाषा ही है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक नियतांक माध्यम की वैद्युतशीलता का जो अनुपात निर्वात की वैद्युतशीलता के संग होता है उसके बराबर होता है। तो ये तो इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है। कई बार ये आ जाता है कि आप एप्सिलॉन के को जो है बलों के पदों में बताइए, तो हम उसमें क्या करेंगे? एक तो हम लिख लेंगे ये वाली समीकरण, समीकरण 2, ये जब माध्यम में रखें 2 आवेश और उतनी ही दूरी में वही आवेश निर्वात में रखें, तो वो हमारे पास सूत्र है, और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे F/Fm। तो F/Fm जो आ जाएगा ये सब कट जाएगा, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? K के। तो क्या परिभाषा बनी? किसी माध्यम का परावैद्युतांक नियतांक 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है जब वो निर्वात में रखे हों अथवा जब वो माध्यम में रखे हों। यहाँ से हमें ये भी पता चल गया Fm = F/K। ये तो इसका मतलब है कि जो माध्यम का K होता है ये 1 से ज़्यादा होता है। ये भी नोट कर लो, K = 1 किसके लिए होता है? निर्वात के लिए। K = 81 किसके लिए होता है? पानी के लिए, वाटर, जल के लिए। और K = इन्फिनिटी किसके लिए होता है? धातु के लिए होता है। ये ध्यान रखना, इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे मैं ऐसे निशान लगा रहा हूँ। ये तो सबसे कम मान निर्वात में है तो सबसे ज़्यादा बल लगेगा, पानी में क्या लगेगा? बल कम लगेगा। जितना जितना K बढ़ते जाएगा उतना उतना जो है बल आपका क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं माध्यम में, और इससे पहले वाले से हम निकाल सकते हैं निर्वात में निकाल सकते हैं। अब मैं फिर आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करने के लिए, यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि जल में जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड्स जैसे NaCl आसानी से क्यों घुल जाते हैं? आसानी से क्यों घुल जाते हैं, ये प्रश्न है। तो अब कल वाले वीडियो में मैं तुम्हें उसमें कुछ न्यूमेरिकल करना बताऊंगा। तुम्हारा काम क्या है कि इतने के नोट्स बना के जो आपके उदाहरण है 1.1 है, 1.2 है, मेरे ख्याल से 5 या 5 न्यूमेरिकल उदाहरण हैं, 5 या 6 हैं, तो उनको समझ के, ऐसे नहीं, समझ के जो है करके रखना। तो मैं कुछ एग्जांपल्स मैं करके बताऊंगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो देखा, व्यूज़ दिए, और आशा करता हूं कि ज़रूर तुमको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। मेरे संग कंटिन्यूटी बनाइए रखिएगा, और बहुत ज़्यादा एश्योरेंस तो मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो आप जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर गेन कर पाएंगे। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वायरी भी आप जो है डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो यहाँ तक आप इसको पढ़ के रखिएगा। अब कल वाले सेक्शन में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स कुछ मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद फिर हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। फिर एक बार थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी, जैसे ही वीडियो आएंगे आपको पता लग जाएगा, और कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसी के संग धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू।